नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष एकेडमी प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले साइंस को देखेंगे कि साइंस कहाँ से आई, किस शब्द से आई, किस भाषा से आई। उसके बाद साइंस के कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले बायोलॉजी को पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स को पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ना है। अब ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, क्या यही साइंस है? इसके अलावा साइंस और है या नहीं है? सब चीज के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि साइंस कितने भागों में बांटा है, किस प्रकार बांटा है, सारी चीजों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए, इस दुनिया का सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, जिसको फिजिक्स का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कहां का था न्यूटन? न्यूटन था अपना इंग्लैंड के बुल्सथोर्प नामक एक शहर है। ये जो आइजैक न्यूटन था, जिसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। उसमें सिर्फ दो टॉपिकों पर थोड़ा जोर दिया है। एक तो है अपना बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। बल का आविष्कार आपको पता ही है, न्यूटन ने किया था। कब किया था? जब एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब का पेड़ था, सेब नीचे आकर गिरा, उससे उसने किसका आविष्कार कर दिया? गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार कर दिया। चलिए हम बात करें कि साइंस जो शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है, तो ध्यान रखना, साइंटिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? साइंटिया शब्द। अब ये साइंटिया शब्द किस भाषा का है? तो साइंटिया शब्द लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। वर्तमान में इसे कौन सी भाषा कहा जाता है? यूनानी भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाएगा? यूनानी भाषा वर्तमान में। पहले इस भाषा का नाम क्या था? लैटिन भाषा। के वर्तमान में कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा। लेकिन ये कैसी है? मृत भाषा है। कैसी भाषा है? मृत भाषा। मृत भाषा का मतलब क्या होता है? मृत भाषा का मतलब होता है, मृत भाषा का मतलब होता है कि लैटिन भाषा के जितने भी शब्द हैं उनमें कभी क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। बात करें हम कि साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो एक परिभाषा बन गई हमारी कि ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही विज्ञान कहते। बात करें हम हिंदी में, विज्ञान ही कहते हैं, इंग्लिश में साइंस, हिंदी में विज्ञान। विज्ञान को दो भागों में, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होगा विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष। दूसरा क्या होगा? ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
दुनिया का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक है वो कौन है? आइजैक न्यूटन, जो कहां का है? इंग्लैंड के वुल्सथोर्प शहर का। बात करें कि हमें साइंस किस शब्द से लिया गया है? साइंटिस्ट शब्द से लिया गया है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का, जो वर्तमान में किस भाषा के नाम से जानी जाती है? यूनानी भाषा के नाम से जानी जाती है, जो कि कैसी भाषा है? एक मृत भाषा है। मृत भाषा का अर्थ होता है कि लैटिन भाषा, जो भी मृत भाषा होगी उसके शब्दों में कभी संशोधन नहीं होता है। बात करें हम जो ये साइंटिया है, इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ज्ञान को ही अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। बात करें हम विज्ञान, विज्ञान को दो पार्टों में बांटा, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, और ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान एवं विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं अपन? विज्ञान। अब बात करें हम इस साइंस की, जो इंग्लिश वर्ड है CIENCE, ये इनके कुछ ना कुछ क्रम है। क्या है? कुछ ना कुछ इनके नाम है जिससे इसको संबोधित किया गया है। जैसे कि एस का अर्थ होता है सिस्टेमेटिक। क्या होता है? सिस्टेमेटिक। सी का अर्थ होता है कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव। आई का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। ए का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। एन का अर्थ होता है नेचर। सी का अर्थ होता है कॉजेज, और ई का अर्थ होता है इफेक्ट। ई का अर्थ क्या होगा? इफेक्ट होगा। बात करें कि सिस्टेमेटिक का हिंदी अर्थ क्या होगा? व्यवस्थित क्रम। क्या होगा? व्यवस्थित क्रम। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तार या बड़ा। विस्तार या बड़ा। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल। जांच पड़ताल। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण करना। अन्वेषण करना। नेचर का अर्थ प्रकृति। नेचर का अर्थ प्रकृति। कॉजेज का अर्थ कारण, और इफेक्ट का अर्थ प्रभाव। तो सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? साइंस बनाया गया, और एक परिभाषा दी गई। एक परिभाषा दी गई। उस परिभाषा को क्या कहते हैं अपन? जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान। लेकिन साइंस विज्ञान की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उनमें संबंध बनाना। संबंध बनाना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उनमें संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अभी बार बार हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि न्यूटन का नाम लिया था हमने। अभी न्यूटन इस दुनिया का सर्वप्रथम वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक शब्द दिया, ये किसने दिया? ये जो वैज्ञानिक शब्द दिया, ये किसने दिया? सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द किसने बोला? तो वो थे अपने विलियम बबेल। कौन थे? विलियम बबेल थे। कब दिया ये वैज्ञानिक नाम? 19वीं शताब्दी में दिया। कब दिया? 19वीं शताब्दी में। बात करें हम सन की तो 1883 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1883 ईस्वी में। साइंस के जनक की अगर हम बात करें कि विज्ञान का जनक कौन है, दुनिया का तो हमने देख लिया, दुनिया का जनक कौन है?
न्यूटन, लेकिन विज्ञान का जनक कौन है? विज्ञान का जनक कौन है? अब विज्ञान का जनक या तो हमें याद है न्यूटन या फिर हमें याद है अरस्तु, लेकिन ध्यान रखना ना न्यूटन था और ना ही आपका अरस्तु था। जो विज्ञान का जनक था वो था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो, इसका आपने नाम सुना होगा साइको में, गैलीलियो गैलीली। इसने ना कोई आविष्कार किया ना कुछ किया, उसके बाद भी इसको विज्ञान का जनक माना। वो क्यों माना विज्ञान का जनक? तो देखिए, विज्ञान का जनक इसलिए माना, सर्वप्रथम ये अध्यापक था। पहली बात तो क्या था, ये अध्यापक था। सेकंड कंडीशन, इसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, इसलिए ये क्या था, दार्शनिक भी था। क्या था? दार्शनिक। और तीसरी अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि इसको जनक क्यों माना गया, वो इसलिए माना गया क्योंकि अध्यापक था, दार्शनिक था और इसको खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था? खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था। तो तीसरी कंडीशन, ये खगोलीय भी था। इसीलिए विज्ञान का जनक किसे माना गया? गैलीलियो गैलीली को। कंप्लीट बात यहां तक। अब विज्ञान का जनक मतलब पिता। अब विज्ञान का जनक कोई है तो मम्मी भी होगी, पिता है तो मम्मी भी होगी, मतलब विज्ञान की जननी। विज्ञान की जननी किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। किसको माना जाएगा? दर्शन शास्त्र को। विज्ञान ली कहां गई, कहां से गई है? वेदों से ली गई है। ध्यान रखना इस बात को। कई बार कंफ्यूजन होता है कि विज्ञान के बिना मैथ अधूरी है, या मैथ का मतलब गणित, विज्ञान के बिना गणित अधूरी है, या फिर गणित के बिना विज्ञान अधूरी है। तो ध्यान रखें, विज्ञान के बिना मैथ अधूरी नहीं है, कंप्लीट बात है तक। लेकिन गणित के बिना विज्ञान क्या है? अधूरी है। कैसे? न्यूटन ने एक आविष्कार कर दिया गुरुत्वाकर्षण का। सेम नीचे आया कि वो क्यों आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन उसने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। साइंस में ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितनी स्पीड से आया, कितनी दूरी पर जाकर गिरा, क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीजें मैथ से ही हमें पता लगता है। जैसे एक हमने हॉल का एक निर्माण करना है, अब हॉल का निर्माण करने के लिए साइंस क्या करेगी? साइंस फिर भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथ की। तो ध्यान रखना, मैथ के बिना क्या अधूरी है? साइंस अधूरी है। आगे चलते हैं अपन विज्ञान के बारे में। थोड़ी सी एक चीज और देखिए, विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना, मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक तो होती है अपनी जर्नल साइंस, अधिकतर यही आती है, सामान्य विज्ञान, और दूसरी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दूसरी कौन सी है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब इनमें है क्या? जनरल साइंस में क्या है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या है? तो देखिए, जनरल साइंस की अगर हम बात करें, इसको तीन पार्टों में बांटा गया है। एक तो होता है अपना जीव विज्ञान। क्या होगा? जीव विज्ञान, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। दूसरी होती है अपनी भौतिक विज्ञान। कौन सी होगी? भौतिक विज्ञान। और तीसरी होगी अपनी रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो जनरल साइंस को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और तीसरा क्या है? रसायन विज्ञान। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है, उन टॉपिकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक अपन हम बात करें नैनो तकनीक, इसी में पढ़ने को मिलता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, इसी में मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। रक्षा प्रौद्योगिकी,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, आईपीआर, रोबोट बनते कैसे हैं, आईआर एंड रोबोटिक, रोबोट काम क्या करते हैं, फिजिकल साइंस, एवं विविध। इसमें कितने टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे अपन को? 10 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। ध्यान रखना, अपने नॉर्मल एग्जामों में ये आती नहीं है, सिर्फ जनरल साइंस ही पूछी जाती है, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। बात करें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो टॉपिक आते हैं वो लगभग 10 के समथिंग आते हैं। नैनो तकनीक मिलेगा आपको, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिलेगी, रक्षा प्रौद्योगिकी मिलेगी, नाभिकीय मिलेगी, आईपीआर मिलेगा। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर। जो हमारी मोस्टली काम आने वाली है वो कौन सी काम आने वाली है? जनरल साइंस। कंप्लीट बात आता है। तो जनरल साइंस का हम पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जीव विज्ञान को आपने नाम सुना, जीव विज्ञान का, इससे समझ में आ गया होगा। जीवों के बारे में, सजीव के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक की बात करें, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कहां का है? यूनान का। कहां का है? यूनान का। हम बात करें बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायोस प्लस लॉगस। बायोस का अर्थ होता है, अपन लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में एक बार, लाइफ, और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। जिस शब्द के पीछे लॉगस या लॉजी लग जाए, समझ जाना वो अध्ययन के बारे में बात हो रही है। लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। हम बात करें कि ये जो 2 शब्द लिए गए हैं, बायोस और लोगस, किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं। इसको भी अब वर्तमान में किस भाषा के नाम से जाना जाता है? यूनानी भाषा के नाम से जाना जाता है। और यूनानी भाषा के नाम से जाना जाता है इसीलिए ये कैसी भाषा है? मृत भाषा है। कैसी भाषा है? मृत। मृत का अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि जिस ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या लैटिन भाषा के जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनमें कभी क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। वो जैसे थे पहले, आज भी कैसे रहे? सेम के सेम है। कंप्लीट बात यहां तक। अब बात करें कि हम जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है जूलॉजी और दूसरा होगा बॉटनी। दूसरा कौन सा होगा? बॉटनी। जूलॉजी की अगर हम बात करें, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जीव विज्ञान कह सकते हैं? नो, जंतु विज्ञान कहेंगे, क्योंकि हम जीव विज्ञान तो हमारा पूरा बड़ा टॉपिक है, उसकी हम शाखाएं पढ़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या नाम है इसका? इसको हम कह सकते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। बॉटनी की अगर हम बात करें, इसको क्या कहते हैं अपन? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, या फिर कह सकते हैं अपन पादप विज्ञान। एक ही बात है। तो ध्यान रखें, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जंतु विज्ञान या फिर हम कह सकते हैं प्राणी विज्ञान। बॉटनी को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान एवं पादप विज्ञान।
अब मुझे बताइए जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जनक तो वही रहेगा अरस्तु। कौन है, अरस्तु। लेकिन बॉटनी का जो जनक है वो है अपना थियोक्रेटस। कौन है, थियोक्रेटस। तो ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि जूलॉजी का जनक कौन है तो अरस्तु है, लेकिन बॉटनी का जनक कौन है, थियोक्रेटस। आगे चलते हैं। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, साइंस के बारे में जानकारी ली है। परिभाषा क्या होगी साइंस की, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके उनमें संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक शब्द दिया किसने, तो किसने दिया, विलियम बबेल ने दिया। कब दिया, 19वीं शताब्दी में दिया। और सन की बात करें तो 1883 ईस्वी में। विज्ञान का जनक कौन है, गैलीलियो गैलीली। क्यों माना गया, क्योंकि अध्यापक था, दार्शनिक था और खगोलीय था। विज्ञान की जो जननी है वो कौन है, दर्शन शास्त्र। लेकिन विज्ञान ली कहां से गई है, तो विज्ञान ली गई है अपनी वेदों से। उसके बाद हमने पढ़ा कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जैसे नैनो तकनीक है, अंतरिक्ष है, जैव है, रक्षा है, सूचना एवं संचार है, नाभिकीय है, आईपीआर है, आईआर रोबोटिक है, फिजिकल साइंस है, विविध है। ये सभी हमको किस टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इस जीव विज्ञान की पूरी की अगर हम बात करें तो इसका जनक कौन है, अरस्तु है, जो कहां का है, यूनान का। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 टुकड़ों में बांटा गया है, बायोस प्लस लोगस। बायोस प्लस लोगस। अब बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ को क्या कहते हैं अपन, जीवन। लोगस का अर्थ स्टडी, स्टडी क्या कहते हैं अपन, अध्ययन। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दोनों शब्द किसके हैं, ग्रीक भाषा के हैं। वर्तमान में से क्या कहते हैं, यूनानी भाषा, जो कि कैसी भाषा है, मृत भाषा है। जूलॉजी, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का जनक अरस्तु, लेकिन बॉटनी का जनक थियोक्रेटस। जूलॉजी क्या कह सकते हैं अपन, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। बॉटनी को अपन क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। कंप्लीट बात यहां तक। अब बात करें हम कि जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं या फिर बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें जूलॉजी की। जूलॉजी में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने को मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मानव कार्य की। कौन सा है, मानव कार्य की। दूसरा है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। मेंडल का नाम तो सुना होगा, बस वही है। उसके बाद हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो जंतु वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण। उसके बाद चौथा टॉपिक बात करें आर्थिक महत्व के जंतु, आर्थिक महत्व के जंतु, आर्थिक महत्व के जंतु। पांचवा टॉपिक है अपना वो क्या है, मानव रोग। मानव रोग से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो बॉटनी में सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है पादप कार्य की। जैसे उसमें मानव कार्य की है, इसमें पादप कार्य की। क्या है, पादप कार्य की। दूसरा है कोशिका। ध्यान रखना जो कोशिका जो टॉपिक है वो बॉटनी का है, सेल जिसे कहते हैं अपन। उसके बाद पादप वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण। उसके बाद जो टॉपिक है अपना लास्ट, आर्थिक महत्व के पादप, आर्थिक महत्व के पादप। ये हमें टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एवं बॉटनी। जूलॉजी में हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से, मानव कार्य की, आनुवांशिकता, जंतु वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के जंतु,
मानव रोग। बॉटनी में हमें सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से? पादप कार्यकी, कोशिका, पादप वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के पादप। कंप्लीट बात यहां तक। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसको? मानव कार्यकी को। तो चलिए देखते हैं मानव कार्यकी को। मानव कार्यकी, ध्यान रहे मानव कार्यकी को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला जो अपना भाग आता है वो कौन सा आता है? पाचन तंत्र। कौन सा आएगा? पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। तीसरा है परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। अपना चौथा टॉपिक है वो कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। पांचवा जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? कंकाल तंत्र। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। सातवां जो अपना टॉपिक है वो है अंतःस्त्रावी, अंतःस्त्रावी तंत्र बोल लो चाहे ग्रंथियां बोल लो, एक ही बात है। आठवां जो अपना टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? प्रजनन तंत्र। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा संवेदांग। संवेदांग अपने 5 होते हैं, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। उसके बाद जो लास्ट आता है अपना क्या? बुढ़ापा। ये टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेंगे किसमें? मानव कार्यकी में। पहला टॉपिक अपना पाचन तंत्र, दूसरा टॉपिक अपना श्वसन तंत्र, तीसरा टॉपिक परिसंचरण तंत्र, चौथा टॉपिक है अपना उत्सर्जन तंत्र, पांचवा जो टॉपिक है वो कौन सा है? कंकाल तंत्र। उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद अंतःस्त्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, संवेदांग और बुढ़ापा। ये टोटल हमें किसमें पढ़ने हैं? मानव कार्यकी में। चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? पाचन तंत्र। कौन सा टॉपिक है बच्चों? पाचन तंत्र। चलिए मुझे बताइए पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है? जो भी हम कुछ खा रहे हैं ऑटोमेटिक शरीर उनको पाचन कर रहा है। सबसे पहली बात ये हमें पता होना चाहिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। देखो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है मेनली। एक तो होता है अपना सेरिब्रम हेमिस्फीयर, दूसरा होता है अपना हाइपोथैलेमस, और जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा? मेंडुला ओब्लांगेटा। जो सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है वो क्या करता है? जो हमारे ऐच्छिक क्रिया है उनको नियंत्रित करता है। जैसे मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है तो ये मेरी इच्छा के अनुसार इसको संदेश कौन दे रहा है? सेरिब्रम हेमिस्फीयर। दूसरा होता है अपना हाइपोथैलेमस। सबसे अच्छा एवं बेकार दोनों वही हैं क्योंकि सारी भावनाएं किसके अंदर हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर हैं। आपकी नींद से ही मतलब नहीं है, आपके जितने भी भावनाएं मतलब क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, मोहब्बत, जो भी सारी चीज है वो किसके अंदर है? हाइपोथैलेमस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा जो भाग है अपना कौन सा? मेंडुला ओब्लांगेटा। वो क्या करता है? अपनी अनैच्छिक जो भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। ऐसे अनैच्छिक क्रिया होते हैं श्वसन तंत्र। अब श्वसन है, श्वसन हो रहा है ऑटोमेटिक, हम कुछ कर रहे हैं क्या उसमें? नहीं। पाचन, कुछ खाया उसके बाद तो ऑटोमेटिक कौन नियंत्रित करेगा? सेरिब्रम हेमिस्फीयर और सॉरी मेंडुला ओब्लांगेटा। वही सारा सिस्टम अपने अंदर से पाचन हो रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है वही नियंत्रित कर रहा है। ऐसे रक्त का शुद्ध करना परिसंचरण तंत्र है, हृदय में रक्त शुद्ध होता है तो वो क्रियाएं जो भी हो रही हैं उन पर नियंत्रण कौन कर रहा है? मेंडुला ओब्लांगेटा। कंप्लीट बात यहां तक। चलिए पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो सभी जीवों को इस पृथ्वी के जितने भी सजीव जीव हैं सभी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है पाचन के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है पाचन के आधार पर। एक तो होता है स्वपोषी। कौन होते हैं? स्वपोषी। और दूसरे होते हैं परपोषी। दूसरे कौन से होंगे? परपोषी। देखिए अब स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है।
बात करें हम स्वपोषी की, जो अपना पोषण स्वयं ग्रहण कर ले वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। आ गई बात समझ में? अब कैसे कर लेता है? स्वयं ही पोषण कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? क्योंकि इनमें एक क्रिया पाई जाती है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। कई बार पूछा गया ये प्रश्न, फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को रसायन संश्लेषण में परिवर्तित करना। अब ये क्रिया किन किन में हो रही? देखो, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे ऑटोमेटिक अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, करते नहीं करते? क्या आप पेड़ पौधों को खाना खिलाने जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो ध्यान रखना, स्वपोषी कौन है? पेड़ पौधे हैं। जो अपना पोषण कैसे कर रहे हैं मैंने बताया आपको, क्योंकि इनमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? फोटोसिंथेसिस क्रिया पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें जैसे शैवाल, इसका एक अंकल जी का लड़का है डायटम्स। ये सूक्ष्म जीव हैं। और आपने एक नाम सुना होगा, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। मन में एक भावना चलती रहती है कि इस पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन आया या जीव आया। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जो इस पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन आई या फिर पहले जीव आया, इसका हमें पता कब चला? तो ध्यान रखना, जो ये नील हरित शैवाल जब पृथ्वी पर आई ना, तब तक ऑक्सीजन नहीं थी। इस नील हरित शैवाल जैसे ही नीचे आई, इसने ऑक्सीजन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ऑक्सीजन का। इसका मतलब यह है कि पहले जीव आया, उसके बाद पृथ्वी पर क्या आई? ऑक्सीजन आई। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहले जीव आया, उसके बाद ऑक्सीजन आई। ठीक है, तो पहले कौन आया? जीव। कौन आया? नील हरित शैवाल, जिसने किसका निर्माण किया? ऑक्सीजन का निर्माण किया। बात करें हम परपोषी। ये परपोषी क्या होता है? तो परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन पर निर्भर रहते हैं? स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर होंगे? स्वपोषी पर, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब इनको कितने भागों में बांटा गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद खाना बना के खाता हूं तो मैं तो स्वपोषी हूं, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं। तो ध्यान रखना, खाना जिस चीज का भी आप बना रहे हो, या तो वो पेड़ पौधों से आया होगा नहीं होगा, या फिर किसी मांस से आया होगा। कोई नॉन वेज है तो वो मांस खा रहा है, कोई वेज है तो वो साग खा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किस पर डिपेंड है? स्वपोषी पर डिपेंड है। आगे बात समझ में? तो परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? सभी ने सुना होगा, शाकाहारी। शाकाहारी को सुनते ही दूसरा नाम आता है मांसाहारी। और जैसे हमने शाकाहारी और मांसाहारी सुना तो तीसरा नाम ऑटोमेटिक याद आ जाता है, सर्वाहारी। लेकिन और कितने प्रकार का होता है परपोषी? तो ध्यान रखना, चौथा होता है मलभोजी। कौन सा होगा? मलभोजी। कंप्लीट। और पांचवा होगा अपना नरभक्षी। कौन सा होगा? नरभक्षी। तो ध्यान रखें, परपोषी को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है शाकाहारी, दूसरा होगा मांसाहारी, तीसरा होगा सर्वाहारी, चौथा होगा मलभोजी और पांचवा होगा नरभक्षी। कंप्लीट बात यहां तक। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शाकाहारी को, कि शाकाहारी जीव कौन कौन होते हैं।
तो देखिए शाकाहारी का मतलब क्या होता है, वह जीव या फिर वे जीव जो केवल शाक का पोषण करते हैं, शाक का पोषण करते हैं। शाक मतलब पेड़ पौधे। जो ओनली किसका प्रयोग करते हैं, शाक का पोषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। जैसे कि आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, ये सभी क्या है, शाकाहारी है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली पेड़ पौधों का ही पोषण करती है। चलिए दूसरा है अपना मांसाहारी। कौन सा है, मांसाहारी। वे जीव जो केवल मांस का पोषण करते हैं, मांस का पोषण करते हैं। जो किसका पोषण करते हैं, ओनली और मांस का पोषण। जैसे कि शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, ये सभी क्या करते हैं, मांस का पोषण करते हैं। इसीलिए इनको किस प्रवृत्ति में दर्शाया गया है, मांसाहारी प्रवृत्ति में दर्शाया गया है। चलिए जो अपना तीसरा है वो कौन सा है, सर्वाहारी। तीसरा कौन सा होगा, सर्वाहारी। वे जीव जो शाक प्लस मांस दोनों का पोषण करते हैं। किस किस का, शाक एवं मांस दोनों का ही पोषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उस प्रवृत्ति में सबसे पहले तो हम हमारी बात कर लें, मनुष्य आता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, ये सभी किस में आएंगे, सर्वाहारी में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो मांस खाता ही नहीं, तो मैं तो शाकाहारी हूं, ऊपर से मनुष्य हूं, तो मैं सर्वाहारी कहां से हो गया। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्वाहारी में क्यों गिने जाते हैं। आप चाहे नहीं खाते हैं, पोषण नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सर्वाहारी हो। अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चल जाएगा क्यों है हम सर्वाहारी, क्या रीजन है, चाहे हम खाएं या फिर ना खाएं। चलिए चौथा है अपना मलभोजी। मलभोजी वे जीव जो अपना या किसी अन्य का मल का पोषण करते हैं, क्या कहलाएंगे, मलभोजी कहलाते हैं। जैसे कि सूअर, खरगोश, आजकल बहुत लड़कियां हैं ना, वो पालती हैं छोटे छोटे सुस्से खरगोश। ध्यान रखना, खरगोश अपना मल खाता है, अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। क्यों खाता है, इसका रीजन आने वाला है। चलिए हम बात करें लास्ट, नरभक्षी। क्या है, नरभक्षी। नरभक्षी क्या होते हैं, जो अपनी ही प्रजाति को, वे जीव जो अपनी ही प्रजाति को नष्ट करके खा जाते, अपनी ही प्रजाति को नष्ट करके क्या करते हैं, खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नरभक्षी। उसमें सर्वप्रथम हम ही आते हैं, मनुष्य भी आता है। कौन आता है, मनुष्य, कुछ मांसाहारी जीव,
ये क्या करते हैं कि अपनी ही प्रजाति को नष्ट करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। कुछ सिटियों में, ये सिटी क्या आपने देखा होगा, अंडमान जो निकोबार है, देखा नहीं है सुना होगा, वहां के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों को, जैसे ज्यादा उम्र हो गई तो रात को काट के सुबह उनको खा जाएंगे। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। आ रही बात समझ में? तो वो किस श्रेणी में आएंगे? नरभक्षी में। जो अपनी ही प्रजाति को नष्ट करके खा जाते हैं वो नरभक्षी कहलाते हैं। तो कितने प्रकार हो गए? 5। पहला है शाकाहारी, वे जीव जो केवल शाक का पोषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो कौन कौन है? गाय, भैंस, बकरी, इस प्रकार ये क्या है? सभी शाकाहारी। दूसरा है मांसाहारी, वे जीव जो केवल मांस का पोषण करते हैं, क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। शेर, बाघ, चीता, ये सभी किसका पोषण करते हैं? मांस का पोषण करते हैं। सर्वाहारी, वे जीव जो शाक एवं मांस दोनों का पोषण करते हैं, क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। सबसे पहले हम ही आते हैं इसमें। क्यों आते हैं, क्या रीजन है, अभी पढ़ने वाले हैं। मलभोजी, वे जीव जो अपना या किसी अन्य का मल का पोषण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मलभोजी कहलाते हैं। सूअर है जो किसी न किसी के अन्य का मल का पोषण करता है। खरगोश खुद के ही मल का पोषण करता है। नरभक्षी, वे जीव जो अपनी प्रजाति को नष्ट कर खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नरभक्षी। इसमें मनुष्य, कुछ मांसाहारी जीव भी आएंगे। कंप्लीट बात यहां तक। चलिए बात करें हम पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके आगे लगा देंगे अब मनुष्य का पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है। अब मनुष्य के पाचन तंत्र को हमें पढ़ना है, तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो 2 भागों में बांटा गया है बंधु। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना आहार नाल। कौन सा होगा? आहार नाल। और दूसरा होगा अपना ग्रंथियां। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? ग्रंथियां, ग्लैंड। कंप्लीट बात यहां तक। बात करें हम आहार नाल की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले आहार नाल की। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अपना आहार नाल, दूसरा कौन सा है? ग्रंथियां। आहार नाल की अगर हम बात करें तो मुख से लेकर गुदा तक एक नलिका नुमा संरचना को आहार नाल कहा जाता है। मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें आहार नाल के बारे में, इसकी जो लंबाई होती है मनुष्य में, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, या फिर कह सकते हैं हम 30 से 32 फीट। कंप्लीट कितनी होती है? 8 से 10 मीटर या फिर 30 से 32 फीट। बात करें हम आहार नाल के बारे में, तो मनुष्य के बाहर की, या मनुष्य के बाहर की बोल लो, या फिर मनुष्य के आकार की बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य के बाहर की अपेक्षाकृत यह छोटी होती है, और इसका छोटा होना मनुष्य को मांसाहारी प्रवृत्ति में दर्शाती है। किस प्रवृत्ति में दर्शाती है? मांसाहारी प्रवृत्ति में दर्शाती है। क्या? आहार नाल। क्योंकि ये जो होती है ना, हमारे शरीर की अपेक्षाकृत, बाहर के अपेक्षाकृत मान लो, आकार के अपेक्षाकृत मान लो, ये क्या होती है? छोटी होती है। इसीलिए हम किस प्रवृत्ति में आते हैं? मांसाहारी प्रवृत्ति में भी आते हैं। क्या रीजन है इसका? देखो बकरी होती है, बकरी शाकाहारी है और शेर मांसाहारी है। अब बकरी का आकार ये होता है, ये मान लो, शेर का आकार तो ऐसा होता है,
ऊपर नीचे से देखो तो बड़ा होता है। अब मुझे बताइए फिर भी दोनों की आहार नाल लगभग लगभग सेम होती है। अब सेम कैसी होगी कि शेर की छोटी होगी, बकरी की बड़ी होगी, तभी जाके बराबर बैठेगा। इसीलिए शाकाहारी जीव की हमेशा आहार नाल बड़ी पाई जाती है शरीर के अपेक्षाकृत, लेकिन मांसाहारी जो जीव होता है उसके शरीर की अपेक्षाकृत उसकी आहार नाल कैसी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। समझ गए यहां तक? चलिए बात करें हम आहार नाल की। आहार नाल की एक थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, एक मनुष्य का सुंदर सा, बहुत ही अच्छा चित्र बनाएंगे। चलिए इसी से समझ लेंगे एक बार थोड़ा सा। देखिए सर्वप्रथम ये क्या है, मुख। क्या है? मुख। पाचन तंत्र में जो हमें मुख्य मुख्य जो अंग पढ़ने हैं उनको देखते हैं। ये क्या है? मुख। यहां एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम होता है युवला। क्या होता है? युवला। उसके बाद एक ढक्कन यहां पाया जाता है जिसका नाम होता है एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। ये क्या है? अपनी ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ये क्या है? अपना डायफ्राम। उसके बाद ये क्या है? अपना अमाशय। अमाशय जिसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सी ग्रंथि है? अपनी अग्नाशय। अग्नाशय ये जो अंदर होके आ रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है जो ये है अपनी छोटी आंत। छोटी आंत। आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना छोटी आंत है, लेकिन इसका व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहा जाता है। लेकिन बड़ी आंत का जो व्यास है वो कैसा है? बड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? बड़ी आंत। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत। ये क्या है? अपनी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पीला पीला दिख रहा है एक नया खोजा गया अंग है जिसका नाम है मिजेंटरी। मिजेंटरी कब खोजा गया था? तो कब खोजा गया था? 2018 में। उसके बाद ये क्या है? अपना यकृत जो यूरिया का निर्माण करता है, जिसको अपन लीवर भी कहते हैं। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। उसके बाद ये क्या है? अपना वायु मार्ग। क्या है? वायु मार्ग। कंप्लीट बात यहां तक। तो चलिए ये क्या है? हमारा आहार नाल का जो चित्र है, जो जो हमें अंग पढ़ने हैं आहार नाल के, वो ये सारे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में कि मुख में कितनी संरचनाएं होती है, क्या क्या मुख के कौन कौन से भाग मतलब हमें पढ़ने हैं। जैसे दांत है, जीभ है। उसके बाद युवला के बारे में पढ़ना है, युवला क्या होता है। उसके बाद एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ना है। एपिग्लोटिस के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली, ये अपनी ग्रास नली है, और ये कौन सी है? श्वास नली को, या फिर हम जो श्वास नली पर, ग्रास नली पर लगने वाले ढक्कन को क्या कहते हैं? अपन एपिग्लोटिस ढक्कन कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। डायफ्राम के बारे में पूछा गया है। देखो पाचन जो हमारा स्टार्ट होगा वो अमाशय से होगा, लेकिन वायु मार्ग ऊपर है। तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को जो अलग करता है वो कौन करता है? डायफ्राम। बहुत सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में दोबारा से देखेंगे। अगली क्लास कल होगी आपकी। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया?
एक बार दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा साइंस को, तो साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दुनिया का सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? आइजैक न्यूटन, जो कहां का है? इंग्लैंड के वुल्सथोर्प शहर का। उसके बाद जो ये साइंस है किस शब्द से लिया गया है? साइंटिया शब्द से लिया गया है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जिसको वर्तमान में कौन सी भाषा कहा जाता है? यूनानी भाषा कहा जाता है, जो कि कैसी भाषा है? एक मृत भाषा है। चलिए, साइंटिया शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान को ही अपन क्या कहते हैं? विज्ञान। पहली परिभाषा बन गई। उसके बाद विज्ञान दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष, ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान होगा। विशिष्ट ज्ञान और विशेष ज्ञान को ही अपन क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। अगला, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? साइंस की फुल फॉर्म देखी हमने कि एस का अर्थ क्या होता है? सिस्टमेटिक, मतलब व्यवस्थित क्रम। सी का अर्थ होता है कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब विस्तार या बड़ा। आई का अर्थ इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। ई का अर्थ एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण करना। एन का अर्थ होता है नेचर, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। उसके बाद सी का अर्थ होता है कॉजेज, कॉजेज को अपन क्या कहते हैं? कारण। और ई का अर्थ होता है इफेक्ट, जो कि क्या है? प्रभाव। उसके बाद हम बात करें साइंस की रियल परिभाषा क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तो कहलाता है भौतिक विज्ञान, लेकिन घटनाओं का अध्ययन करके उनमें संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? विलियम बबेल ने दिया। कब दिया? 19वीं शताब्दी में दिया। सन की अगर हम बात करें तो सन कौन सी होगी अपनी? 1883 ईस्वी। उसके बाद विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? गैलीलियो गैलीली है। क्यों माना गया? क्योंकि एक अध्यापक था, दार्शनिक था, खगोलीय था। विज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। विज्ञान कहां से ली गई है? वेदों से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती है अपनी जर्नल साइंस, एक कौन सी होती है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में टॉपिक आएंगे अपने नैनो, अंतरिक्ष, जैव, सुरक्षा, सूचना, नाभिकीय, आईपीआर, आईआर, फिजिकल साइंस और विविध। ये सभी किस में पढ़ने को मिलेंगे अपन को? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान स्टार्ट किया था। जीव विज्ञान को इसमें कहते हैं बायोलॉजी। इसका जनक कौन है? अरस्तु है, जो कहां का है? यूनान का है। जीव बायोलॉजी को दो वर्डों से मिलकर बनाया गया था, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बायोस और लोगस किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा वर्तमान में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको भी मृत भाषा ही कहा जाता है। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा? दो भागों में, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को अपन क्या कह सकते हैं? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। बॉटनी को अपन क्या कह सकते हैं? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। जूलॉजी का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। और बॉटनी का जो जनक है वो कौन है? थियोक्रिटस। यहां तक हमने आज पढ़ लिया था। इसके आगे जूलॉजी हमने स्टार्ट की थी, तो मुझे बताइए जूलॉजी में कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। मानव कार्य की आनुवांशिकता, जंतु वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के जंतु और मानव रोग। बॉटनी में कौन कौन से हैं? पादप कार्य की, कोशिका, पादप वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के पादप। ये सभी हमें टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करें मानव कार्य की, हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें हमें टॉपिक देखने को मिले 10। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, संवेदन और बुढ़ापा। ये सभी हमें टॉपिक पढ़ने हैं धीरे धीरे करके। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था वो कौन सा लिया था? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को सभी जीवों में, पाचन तंत्र के आधार पर सभी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी वे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण को रसायन संश्लेषण में परिवर्तन करना। सबसे ज्यादा किसमें होगी? शैवाल और डायटन्स में होती है 90%। पेड़ पौधों में 10% होती है ये। उसके बाद नीलहरित शैवाल। जब पृथ्वी पर नीलहरित शैवाल आई ना, तब जाके ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इसीलिए पहले जीव आया, उसके बाद ऑक्सीजन। परपोषी क्या होते हैं? जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
किस पर निर्भर रहे, स्वपोषी पर, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मलभोजी और नरभक्षी। उसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ा था। शाकाहारी क्या होते हैं, वे जीव जो केवल किसका पोषण करते हैं, शाक का पोषण करते हैं, क्या कहलाएंगे, शाकाहारी। गाय, भैंस, बकरी, सभी किसका पोषण करती हैं, शाक का पोषण करती हैं। मांसाहारी वे जीव जो केवल मांस का पोषण करते हैं, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, ये किसका पोषण करते हैं, मांस का। सर्वाहारी वे जीव जो शाक प्लस मांस दोनों का पोषण करते हैं, क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी। मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। उसके बाद मलभोजी वे जीव जो अपना या किसी अन्य का मल का पोषण करते हैं, क्या कहलाते हैं, मलभोजी। सूअर आता है, खरगोश आता है, क्यों है खरगोश, क्या रीजन है, टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नरभक्षी वे जीव जो अपनी ही प्रजाति को नष्ट करके खा जाते हैं, क्या कहलाते हैं, नरभक्षी कहलाते हैं। उनमें हम भी आते हैं और कुछ मांसाहारी जीव भी आते हैं। उसके बाद हमने देखा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आहार नाल, दूसरा क्या है, ग्रंथियां। आहार नाल की अगर हम बात करें, मुख से लेकर गुदा तक की एक नलिका नुमा संरचना कोई क्या कहते हैं, आहार नाल, जिसकी लंबाई मनुष्य में 8 से 10 मीटर तथा 30 से 32 फीट। उसके बाद हमने पढ़ा कि मनुष्य के बाहर की अपेक्षाकृत यह छोटी होती है। अब जैसे मैं हूं तो मेरी अपेक्षाकृत मेरी आहार नाल छोटी है, इसीलिए मुझे किस श्रेणी में शामिल किया गया है, मांसाहारी प्लस शाकाहारी, सर्वाहारी। आगे बात समझ में आता। उसके बाद और भी कुछ तथ्य हैं जिनकी वजह से हमें मांसाहारी माना जाता है, कुछ ऐसे अंग भी हैं जिनकी वजह से हमें शाकाहारी माना जाता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम आहार नाल में पढ़ने वाले हैं मुख। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूबुला क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या चीज है, क्या कार्य करता है, ग्रास नली क्या है, डायफ्राम क्या है, अमाशय में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, अग्नाशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होगा, बड़ी आंत में क्या होगा। उसके बाद अपेंडिक्स क्या होता है, मिजेंट्री का क्या अर्थ होता है। हम यकृत को भी पढ़ेंगे जब बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, पित्ताशय को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद वायु मार्ग को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वायु मार्ग को हम कब पढ़ेंगे, जब श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जो आगे जो क्लास स्टार्ट होगी वो यहीं से होगी। सबसे पहले हम किसको पढ़ना है, मुख को पढ़ना है। मुख में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि दांत है, जीभ है, तो वो कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, सभी के लिए धन्यवाद।